Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 9 December of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे जो क्या कहते हैं सेलिब्रेशन है हमारा, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, उसके चीफ गेस्ट कौन है इस बार? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2021 के चीफ गेस्ट कौन है? आपको चीफ गेस्ट का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन आता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये क्या होता है, इसे कब फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ इसकी पहली रिपोर्ट कब आई थी, यह भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, ये क्या कहते हैं लिंक दी होगी सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, उसको भी क्लिक करके आप टेलीग्राम में डायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे ज्वाइन ऑप्शन आता है। ज्वाइन ऑप्शन को क्लिक करके क्या कहते हैं ज्वाइन ऑप्शन को क्लिक करके आप क्या कहते हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जहाँ पर आपको एनालिसिस से रिलेटेड जो नोट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या कोई आंसर की या कोई क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज की पहली न्यूज़ आती है सेंटर फर्म ऑन फार्म लॉस एज भारत बंद पासेस पीसफुली, कि सेंटर ने वो पूरी तरह से जो उनकी पोजीशन अपनी फिक्स कर ली है। जैसे उन्होंने देखा कि भारत बंद नॉर्मल तरह से पीसफुल वे में कंप्लीट हो गया, तो क्या कहते हैं वो अपने फार्म लॉस पे जो डिसीजन है कि उसे वो वापस नहीं लेंगे, उस पर वो अडिग है, उसको बना रखे हैं कि हम उसे वापस नहीं लेंगे, रिपील नहीं किया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा। जैसे ही उन्होंने देखा कि भारत बंद आराम से निकल गया। इसमें कहा गया लॉज वोंट बी रिपील, शाह टेल्स 13 फार्मर्स लीडर्स गवर्नमेंट टू शेयर प्रपोजल टुडे, कि गवर्नमेंट आज एक प्रपोजल देगा। क्या कहते हैं उन्होंने 13 जो फार्म लीडर्स यूनियंस हैं, उनके जो फार्म लीडर्स हैं, फार्मर्स लीडर्स हैं, उनको कहा कि वो क्या कहते हैं ये लॉज वापस नहीं ले जाएंगे, आपको एक प्रपोजल कल दिया जाएगा, आज प्रपोजल है उसका एक प्रपोजल दिया जाएगा, उस पर बात होगी। तो इसमें वही बात की गई कि यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, उन्होंने कहा कि सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फार्मर्स लीडर्स की जो फार्म लॉज है उन्हें वापस तो नहीं लिया जाएगा। आप क्या कहते हैं रोड ब्लॉकेट्स हुआ है कल, पीसफुल प्रोटेस्ट रूम, बिल्कुल पीसफुल वे में प्रोटेस्ट हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ जितना लोग सोच रहे थे कि भारत बंद में दंगा लोग कर सकते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इसलिए जो सेंटर है वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि कुछ इस तरह का नहीं होगा, इसलिए उसने कहा कि ये लॉज वापस नहीं ली जाएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो फार्मर्स का कहना है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि ये जो लॉज लाए गए वो पूरी तरह से रिपील कर लिए जाए, वापस ले लिए जाए, इनको इन क्या कहते हैं इन वर्क में ना लाया जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सम कोविड-19 वैक्सीन्स में गेट नॉट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, किसमें कहा गया है कि कुछ कोविड-19 वैक्सीन है जो क्या कहते हैं उनको परमिशन दे दी जा सकती है कुछ हफ्तों में, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा सम ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन जो कैंडिडेट्स हैं उनको लाइसेंस दिया जा सकता है इमरजेंसी यूज़ के लिए भी और कुछ लिमिटेड यूज़ के लिए भी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में क्या कहते हैं पर लाइसेंस प्रोवाइड हो सकता है। इसमें कहा गया है कि प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ के लिए कि वैक्सीन रोल आउट कैसा, लोगों के अंदर एक्शन रिएक्शन है उसका, क्या कहते हैं कि लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने की नहीं, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि पहले एक तरह से लिमिटेड यूज़ के लिए वैक्सीनेशन हो, जिससे क्या कहते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज में पता चल सके कि किस तरह का लोगों का रिएक्शन है इन वैक्सीन के तहत। इस न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स लैंड एक्विजिशन फॉर चेन्नई सलेम हाईवे, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया लैंड एक्विजिशन क्या कहते हैं चेन्नई सलेम हाईवे के लिए, कि पूरी तरह से उसको क्लियर कर दिया जाए। जो 8 लेन का हाईवे बनने वाला है NH 179A और NH 179B, जो पार्ट है फर्स्ट फेज ऑफ द भारतमाला जो परियोजना है प्रोजेक्ट, वो लगभग 24,800 किलोमीटर का है, जो 8 लेन हाईवे बनने वाला है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 5.35 लाख करोड़ माना जा रहा है, जो एक तरह से एफिशिएंसी होगी फ्रीट एंड पैसेंजर मूवमेंट के लिए, कि नॉर्मल वे में पैसेंजर्स कहते हैं कार्स या जो भी जिससे भी ट्रैवल कर सकें नॉर्मल वे में ट्रैवल कर सकें और एक एफिशिएंट वे में ट्रैवल कर सकें। तो ये हाईवे इसलिए हेल्पफुल होगा, 8 लेन हाईवे बन रहा है वहाँ पे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से लैंड एक्विजिशन को ख़त्म करने की बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है माउंट एवरेस्ट ग्रोस टॉलर एज चाइना नेपाल अनाउंस न्यू हाइट्स, कि नए फिगर लाए गए हैं, 8,848.86 मीटर को रिप्लेस किया गया है। 8,848 मीटर जो था पहले उसको रिप्लेस कर दिया गया चाइना नेपाल की
नई हाइट, उन्होंने नया क्या कहते हैं सर्वे किया गया, उन्होंने कहा है कि ये क्या कहते हैं कि उसकी हाइट बढ़ी है। एक मेजरमेंट कैरीड आउट किया गया सर्वे ऑफ इंडिया इन 1954, उसके हिसाब से ये था 8,848 मीटर, लेकिन अभी चाइना और नेपाल ने मिलकर क्या कहते हैं इसका सर्वे किया तो उसको आया है 8,848.86 मीटर। तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है, ऐसा बात की गई है। तो इसमें वही बात की गई है कि कहते हैं द आंसर टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली पॉपुलर क्वेश्चंस एंड अ नंबर ड्रिल्ड इनटू द माइंड्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर द डिकेड इट्स सेट फॉर अ रिवीजन की नया रिवीजन की लोग अब क्या कहते हैं नए हाइट याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8,848 मीटर पहले लोग याद रखते थे, अब लोग याद रखेंगे 8,848.86 मीटर। तो कहते हैं इसमें नेपाल एंड चाइना ने नए सर्वे में ये नई हाइट डिक्लेयर की है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है कैपिटल्स एक्वाई इन वेरी पुअर कैटेगरी की अभी न्यू दिल्ली का अभी भी एक्वाई वेरी पुअर कैटेगरी में है। अभी उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ जितना जरूरी था। क्या कहते हैं तो हम लोग देख लेते हैं एक्वाई क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसको अलग से देख लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक्वाई एक इंडेक्स है जो रिपोर्ट करता है डेली एयर क्वालिटी को। ये मेजरली फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स में क्या हो सकता है अगर हम पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं कुछ हफ्ते, कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए। एक्यूआई कैलकुलेट किया जाता है 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए, ग्राउंड लेवल ओजोन PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं वो मेजर टू एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्की हो सकते हैं, जो क्या सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। तो ये दोनों हैं कहते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन और जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है फ्रेश विस्टा। Fresh Vista, a new parliament building, will be a celebratory if all have access to health and prosperity। इसमें वही बात की गई कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनने वाली है जिसका फाउंडेशन स्टोन 10 दिसंबर को रखा जाएगा, जो ये कहेगा बिल्डिंग फॉर इंडिया शुड बी अ सेलिब्रेटरी ऑर्गन, कि नया पार्लियामेंट का बनना एक तरह से एक सेलिब्रेटरी ओकेशन हो सकता है इंडिया के लिए। वन दैट एवरी सिटीजन could probably claim as another edifice of a thriving democracy, कि हर जिसको हर सिटीजन एक तरह से प्राउडली क्लेम कर सकता है कि वो इस कंट्री का पार्ट है, और इस फाउंडेशन स्टोन के समय भी एक पार्ट था। इसमें यह भी दिया गया है विद द सुप्रीम कोर्ट अलाउंग द इवेंट टू बी हेल्ड बट टेम्परेली रिस्ट्रेनिंग, की सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ तो किया है, कहते हैं कि इस फाउंडेशन स्टोन को रखना 10 दिसंबर को, लेकिन अल्टरनेशन है कि कहते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फिजिकल चेंजेस वहाँ पे नहीं आएंगे, कोई रिमूवल ऑफ ट्रीज नहीं होगा, कोई डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, सिर्फ उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखने की परमिशन दी गई है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो ये प्रोजेक्ट है नए पार्लियामेंट का, ये लगभग 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022 में कंप्लीट होने की बात की गई है, लेकिन जो इस स्लोइंग इकोनॉमी के कारण और जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि अगले, क्योंकि इनके कारण दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगले 2022 तक इंडिपेंडेंस डे तक कंप्लीट करने की पूरी योजना है ये। एट लास्ट इसमें कहा गया है इवन ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्री कोविड-19, जैसे कि फ्री कोविड-19 वैक्सीन के बारे में गवर्नमेंट ने पूरा क्लियर नहीं किया है, पूरी तरह से एश्योरेंस नहीं दिया है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होगा कि नहीं। और क्या कहते हैं इसमें ये भी बताया गया है एडिटोरियल में कि जो सेंट्रल CPWD है उसने भी कहा है कि जो ओवरऑल डी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो इसमें इसमें क्या कहते हैं कई अप्रूवल की ज़रूरत है, जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही अप्रूवल कर सकता है। इसमें ये भी लिखा है एट लास्ट कि द वीकेस्ट लिंक एक्सपोज बाय द पेंडेमिक इज हेल्थ केयर एंड द 75th एनिवर्सरी शुड बी एन ओकेजन टू गारंटी दैट, कि इस वीकेस्ट लिंक इसमें यही है कि एक्सपोज बाय द पेंडेमिक, कहते हैं इस पेंडेमिक में ही पता चला कि सबसे वीकेस्ट लिंक हमारी कंट्री क्या है, वो है हेल्थ केयर, और 75th एनिवर्सरी क्या कहते हैं इसको गारंटी करेगी कि हेल्थ सेक्टर में हम एक तरह से पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाएं और इन फ्यूचर इस तरह की कोई दिक्कत आए तो हम उससे लड़ सकें। तो ये 75th एनिवर्सरी जो होगी 2022 की काफ़ी बड़ा ओकेजन हो सकता है काफ़ी फैक्टर्स में। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है द डेंजर्स ऑफ मिसप्लेस ऑप्टिमिज्म, कि जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रिकवरी है वो ऑफ ट्रैक है, और दिस इज नॉट टाइम फॉर फिजिकल कंजर्वेटिज्म, कि इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल कंजर्वेटिज्म की ज़रूरत नहीं है इस वक्त ज़रूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कहते हैं उसे बूस्ट अप करें। ये तो एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है, क्योंकि पहले 23.9% कॉन्ट्रैक्शन था, अब जाके 7.5% बचा सेकेंड क्वार्टर में। तो ये एक
गुड न्यूज़ भी है, लेकिन 7.5 क्वार्टर भी बचा कॉन्ट्रैक्शन, तो वो भी बैड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ जो जो बाकी सिमिलरली इस तरह की कंट्री जो हमारे जैसी इक्वल स्टेटस कंट्रीज़ हैं, उनमें इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। जीएसटी क्या कहते हैं फिर से बूस्ट अप कर गया उन लोगों का, और हमारी कंट्री अभी बूस्ट अप नहीं कर पाई। तो वो सोचने की बात है, वही एक इशू है, एक बैड न्यूज़ है। क्या कहते हैं इसमें ये भी लिखा है एडिटोरियल में कि द गवर्नमेंट शुड स्टिक विद इट्स रिकवरी हाइप, कि जो रिकवरी है जरूरी उस पर उन्हें स्टिक होना चाहिए, क्योंकि तभी हम जो नेशनल लॉकडाउन था पैंडेमिक के कारण और जो दिक्कतें आई लॉकडाउन के कारण उसको हम लोग खत्म कर पाएंगे। इसमें ये भी कहा गया है द गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज नॉट चूजन टू होल्ड बैक ऑन इट्स ओन स्पेंडिंग बट इज स्पेंडिंग अ स्टैंड दैट कुड स्क्वीज एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट लेवल एज वेल, कि जो गवर्नमेंट इन दिल्ली जो है उसमें क्या कहते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके कारण, कि वो स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन बना रही है, उसी बारे में पूरी बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया है जो कोविड-19 मंथ्स के समय जो जीएसटी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, कोई क्या कहते हैं सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, सारे वर्कर्स इन ऑफ ड्यूटी थे, पूरा देश लॉकडाउन में था, तो जिसके कारण इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, एक शॉर्ट फॉल देखा गया क्या कहते हैं, और जिसके कारण जीएसटी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसको रिकवरी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें बूस्टर करना चाहिए अपनी इकोनॉमी को। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है इन स्टैनफोर्ड रैंकिंग हो फॉर इंडियन साइंस, कि ये जो ग्रेडिंग ऑफ साइंटिस्ट हो है उसको मच नीडेड इम्पेटस इन द बैकड्रॉप ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लान। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लान है वो बहुत ज़्यादा जरूरत है थी इस वक्त कि इस तरह की रैंकिंग लाने के लिए साइंटिस्ट की। जैसे एक इंडिया एक तरह से ओरिजिन है हर चीज़ का, इंटेलेक्चुअली रिलीजियसली या पॉलिटिकली हर चीज़ में। और एंशियंट इंडिया ने भी हमने देखा था कि उसने एक तरह से एक बेस बनाया था कहते हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, जिसमें देखा गया कि जो अभी नई रैंकिंग आई उसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट भी उस लिस्ट में थे। इसमें ये भी कहा गया है कि क्या कहते हैं देखा गया जो लिस्ट में जो साइंटिस्ट थे वो मेजरली इंस्टीट्यूशन जो थे हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट फंडेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहाँ से मेजरली हैं। और क्या कहते हैं आईआईटी बैंगलोर से, आईएससी बैंगलोर से हैं, आईएसआई कोलकाता से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं एनआईटी से, तो हर जगह से धीरे धीरे सब थे। तो मैक्सिमली क्या कहते हैं काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ क्या कहते हैं साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट क्या कहते हैं उस लिस्ट में आए। इसमें ये भी लिखा है कि जो साइंटिस्ट वर्किंग इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हैव आल्सो मेड इट टू द लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, कि जो साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में वो भी इस लिस्ट में आए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिसिन वाली लिस्ट में। तो काफ़ी अच्छी बात भी है कि हमने कई फील्ड में कई तरह के साइंटिस्ट जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट क्या कहते हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ना होकर भी क्या कहते हैं इस लिस्ट में आना काफ़ी बड़ी बात है उन लोगों के लिए, उन लोगों ने वर्क बहुत अच्छा किया है इसका मतलब। तो इसमें वही बात की गई है कि एनआरएफ को ज़रूरत है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लान को कि वो पे आउट करे सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है उसको देखते हुए, और एक तरह से इक्विटेबल पीर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग लाए, जिससे जो रिसर्च वर्क है, जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, वो लोग और वर्क कर सकें इस फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, जिससे हमारी डेवलपमेंट कंट्री का और ज़्यादा बूस्टअप हो सके। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लान के बारे में, और जो रैंकिंग है स्टैनफोर्ड की उसके तहत क्या क्या कहते हैं इनका ओपिनियन है। तो आप पढ़ सकते हैं इस पूरे एडिटोरियल को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है निकल लेड फाउंड इन पेशेंट ब्लड सैंपल्स। क्या कहते हैं कि पेशेंट की ब्लड सैंपल में क्या कहते हैं ऑफिशियल्स ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन न्यूट्रिशन और जो अदर टीम्स हैं, उन्होंने देखा कि निकल और लेड एलिमेंट्स फाउंड हुए ब्लड सैंपल्स में, जो एक एलुरु गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पे लुरु में। तो कहते हैं इसमें फाउंड हुआ है कि उसमें प्रेजेंस ऑफ लेड एंड निकल उसके ब्लड सैंपल्स में फाउंड हुआ है, जो एक तरह से अफेक्ट कर सकता है किसी भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हमारी बॉडी के। तो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके, जिसके कारण जो केमिकल्स हैं वो एपिलेप्सी, वॉमिटिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, कॉन्वल्यूशंस, टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी, डिजीनेस और अदर सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, ऐसा स्पेशलिस्ट का कहना है। तो काफ़ी बड़ी बात है कि अगर किसी के ब्लड में लेड और निकल के प्रेजेंस फाउंड हुआ जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और इस पर सर्च होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो फोटो है वो क्या कहते हैं एक टैंक है उल्लूरू में, उसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसमें तो ऐसा सैंपल्स नहीं है, उसमें तो केमिकल्स निकल्स और क्या कहते हैं नहीं फाउंड हुए निकल और लेड, तो जिसके कारण लोग पानी पी रहे हो तो दिक्कत ऐसी फैली हो, तो इसके कारण टेस्टिंग हो रही है वहाँ के सराउंडिंग एरियाज़ में जितने भी टैंक्स हैं उनमें
टेस्टिंग हो रही है, उनके वाटर्स टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें पता चले कि इस तरह का इंसिडेंट उसके बॉडी में उस इंसान के क्या कहते हैं कैसे ये प्रेजेंस ऑफ लेड और निकल फाउंड हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सप्लाई ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन अफेक्टेड बाय मेक इन इंडिया पॉलिसी। कि इसमें कहा गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उसने लिखा था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, क्या कहते हैं कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनको प्रोवाइड किया जा सके, जो कोविड-19 और कैंसर से ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन है उनको प्रोवाइड किया जा सके, जो बाहर कंट्रीज से आती आउटसाइड इंडिया से जो आती उनको फिर से रेगुलेट किया जाए, ना कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत हम बाहर से कोई मेडिसिन ना लें, जिसके कारण अगर हम बाहर से कंट्रीज से जो मेडिसिन आती हैं जो इन ट्रीटमेंट्स के लिए वो नहीं आएंगी तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखा जा सकता है। तो इसमें वही बात की गई है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही लोगों को, कई सेक्टर्स में जो क्या कहते हैं दिक्कतें हैं, कोविड-19 कैंसर से रिलेटेड जो मेडिसिन बाहर से आती थी उनको रोक दिया गया। तो इसके इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ आती है सार्क नीड्स अ टेरर फ्री मिलियो। ऐसा पीएम का कहना है कि इंडिया ने रिट्रेट किया स्टैंड ऑन रिलीजियस रीजनल ग्रुप्स चार्टर डे एज पाकिस्तान नेपाल गिव्स कॉल टू होल्ड समिट अर्ली। कि इंडिया ने रिट्रेट किया कि जो क्या कहते हैं स्टैंड रीजनल ग्रुप मीटिंग होती थी उसको थोड़े दिन के लिए स्टैंड में रखा गया है, और उसी तरफ पाकिस्तान और नेपाल ने कहा है कि इस समिट को जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं सार्क क्या होता है, सार्क को अलग से देख लेते हैं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसे बनाया गया था। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मेंबर स्टेट्स है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क कंप्राइज करता है 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया को और 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को, और जो 4.2% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को 2019 में कंट्रीब्यूट करता था। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसे फाउंड किया गया था ढाका में 8 दिसंबर 1985 में। इसका सेक्रेटरीट है काठमांडू नेपाल में। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन को। इसे लॉन्च किया गया था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2006 में। सार्क मेंटेन करता है परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन यूनाइटेड नेशन में एज एन ऑब्जर्वर, और एक डेवलप करता है लिंक्स विद मल्टीलेटरल एंटिटीज जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेलफेयर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ द साउथ एशिया, कि साउथ एशिया के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, प्रमोट और स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, कंट्रीब्यूट करना म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए और अंडरस्टैंडिंग बनाना, क्या कहते हैं वन अदर्स प्रॉब्लम के लिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के लिए कंट्रीज खड़ी रहें, इसलिए ये जरूरी है। तो हमने देख लिया कि जो मेंबर कंट्रीज हैं ये है पूरी 8 मेंबर कंट्रीज हैं, ये देख सकते हैं आप, और 9 ऑब्जर्वर्स है उसके बाद। ये 8 मेंबर कंट्रीज हैं और ये 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है टाटा सन्स कंटेस्ट एनसी लैट ऑर्डर ऑन री इंस्टेटिंग साइरस। कि इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनसी लैट क्या होता है। एनसी लैट को हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनसी लैट द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये क्या कहते हैं एक तरह से बोर्ड है एन एल आई एस एन एस, जो क्या कहते हैं क्लियर अप करता है सारी कहते हैं जो कंपनीज को डिवाइड करता है 3 कैटेगरीज में, ग्रीन, एम्बर और रेड में, फाइनेंशियल हेल्थ और एबिलिटी के हिसाब से। रेड कंपनीज वो होती है जिनके पास आर दोज विद नो कैश एंड नॉट इन पोजीशन टू पे एनी क्रेडिटर, कि वो पोजीशन में नहीं होते कि किसको क्रेडिटर को पे कर सके और उनके पास कैश नहीं होता। एम्बर कंट्रीज वो होती हैं विद इनफ टू पे सिक्योर्ड क्रेडिटर बट नॉट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो पे कर सकती हैं लेकिन जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पे नहीं कर सकती। ग्रीन कंपनीज वो होती हैं जिनके पास इनफ मनी होती है कि सारी तरह से जितने भी डेप्ट हैं उनको प्रोवाइड कर सके, उन्हें सर्विस को प्रोवाइड हो सके। इस तरह से हमने देखा गया है कि 55 कंपनीज हैव बीन प्लेस अंडर द ग्रीन कैटेगरी, 13 क्या कहते हैं एम्बर कैटेगरीज में, और 82 कंपनीज हैं जो हैं उनको रेड कैटेगरी में रखा गया है, और 11 अभी भी अनक्लासिफाइड है। तो क्या कहते हैं ये जो एनसी लैट होता है इसे बनाया गया था अंडर द सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के। इसे एपेलेट ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है। इसे ऑर्डर पास किया गया था एनसीएलटीएस के द्वारा अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टरी कोड 2016 आईपीसी। ये एनसीलैट एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है जो हर तरह की अपील्स को सुनता है जो अगेंस्ट द ऑर्डर जो पास होती है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर सेक्शन 202 एंड सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी। एनसीलैट एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है जो हियर करता है और डिस्पोज करता है अपील्स को अगेंस्ट एनी डायरेक्शन इशू हुआ हो या डिसीजन मेड हुआ हो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये होता है एनसीलैट।
चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, बिडेन पिक्स रिटायर्ड जनरल ललॉयड ऑस्टिन एज डिफेंस सेक्रेटरी। कि जो रिटायर्ड जनरल थे ललॉयड ऑस्टिन, उनको डिफेंस सेक्रेटरी जो बिडेन ने अपॉइंट किया है। जो 4 स्टार जनरल थे उनको फर्स्ट अमेरिकन अमेरिकन पेंटागन चीफ अपॉइंट किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा भी न्यूज़ है, क्योंकि वो एक रिटायर्ड जनरल है, उनको काफ़ी डिफेंस सेक्रेटरी में रखना काफ़ी अच्छा मूव है जो बिडेन का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, एमिड पैंडेमिक नोबेल प्राइज विनर्स रिसीव प्राइजेस एट होम। की जो सेरेमनी होल्ड करती थी 10 दिसंबर को, जो स्टॉकहोम में और जो ओस्लो में सेरेमनी होती थी, नोबेल प्राइज जो बांटा जाता था नोबेल प्राइज विनर्स को। तो इसमें कहा गया कि इस बार जो प्राइजेस हैं वो उन लोगों को घर पर भी दिए गए हैं, उनको कोई सेरेमनी इस तरह की नहीं होगी पैंडेमिक को देखते हुए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।